डेरे के अंदर वाले कमरे में बैठा हुआ किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इसके साथ इसके दो बावर्दी गार्ड भी खड़े थे। इसने एक नजर गेट को देखा और अपने गार्ड की जानिब देखते हुए सर्द लहजे में बोला, कहाँ है रिजवान साहब? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? नहीं शाह साहब, इसको पैगाम पहुंचाया है, बल्कि खुद इसकी बीवी को इसको लेने भेजा है। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। वो भी परेशान होकर दरवाजे की जानिब देखते हुए बोला। बुराक ने एक नजर दरवाजे को देखा और घड़ी की जानिब देखा। वो खड़ा होता। इससे पहले रिजवान साहब और उनकी ज़ौजा डरे सहमे कमरे में दाखिल हुए। उनको देखकर वो भी खड़ा हुआ। उन दोनों ने सामने बुराक को देखा तो मजीद घबराए। फिर हिम्मत करके दोनों ने तकरीबन एक साथ ही सलाम किया। सलाम साहब, आपने हमें बुलाया? रिजवान साहब ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। चेहरा अलग घबराया हुआ था। हाथ पांव पहले ही फूले हुए थे। इसने उनको सामने बिछी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने बैठा। 5 मिनट तक कमरे में एकदम खामोशी रही। वो उन दोनों के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। और वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं क्या इसकी पेशावरी चप्पल में खोज रहे थे। लेकिन कुछ मिनट गुजरे और बुराक की आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। दरअसल आप दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मुझे आप दोनों से बात करनी है। इसकी बात सुनकर घबरा कर रिजवान साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा। जी साहब, क्या बात है? कोई गलती हो गई है क्या? वो मजीद परेशानी से बोले। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है रिजवान साहब, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। इसने अपने रोआबदार लहजे में कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कितना कर्जा है तुम्हारा हम पर? इसने ये बात बोली तो दोनों का रंग उड़ा। साहब, हमारी सरदार से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा कर्जा उतार सकते हैं। रिजवान की बीवी बोली, लेकिन वो जमीन सरदार लाला की नहीं है जिस पर तुम खेती करते हो। वो जमीन मेरी है, बुराक शाह की है। मुझे इसका कर्ज अभी चाहिए। इसने बोलकर रिलैक्स अंदाज में पीछे की जानिब टेक लगाया। वो सामने वाले को घेर रहा था। सामने दोनों नफूस परेशानी से एकदम इसके कदमों में बैठे। साहब, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? हमारे पास तो नहीं है। इसकी बीवी रोते हुए बोली। आप दोनों प्लीज ऊपर बैठें। वो भी उनके बैठते ही एकदम खड़ा हुआ। साहब, हमारे पास वाकई इतना माल नहीं है। मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा? रिजवान साहब ऊपर बैठे। ये बात आखिरी दफा बोली है मैंने। इसने सर्द निगाहों से देखते हुए जब्त से कहा। वो दोनों सूरत से इसके कदमों से उठे। मेरे पास एक ऑफर है, बल्कि दरख्वास्त है। इसका लहजा एकदम बदला था। साहब, दरख्वास्त? हाँ दरख्वास्त रिजवान साहब, आपसे कोई कर्जा नहीं लिया जाएगा। बस अपनी बेटी मुझे दे दें। इसने डायरेक्ट अपनी बात बोली थी। इसकी बात सुनकर दोनों नफूस सन्नाटे की जद में आ गए थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? फरजाना बेगम एकदम कांपती हुई आवाज में बोली। कोई अनोखी बात तो मैंने नहीं बोली है। आपसे एक दरख्वास्त की है। अपनी बेटी मुझे दे दे बस। इसने कंधे उचका कर कहा, जैसे इसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। रिजवान साहब ने नहायत दुख से कहा। उनका लहजा सुनते ही बुराक को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ। वो फौरन बोला, नहीं नहीं रिजवान साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बेटी को अपनी बांदी नहीं बनाना चाहता। मैं इसको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। अपनी बीवी बनाकर अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। आपकी हफ्सा को अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। उन दोनों ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जहाँ आंखों में एक अलग ही खुमार था। दिल की जबान आज आंखें बोल रही थी। लेकिन साहब, हमारी बेटी और आप, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रिजवान साहब? वो एकदम उनके कदमों में बैठा। साहब ये क्या? वो एकदम खड़े हुए। प्लीज रिजवान साहब, आपकी बेटी को देखकर मुझे एक अलग सा एहसास हुआ है। मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। इसको अपना नाम देना चाहता हूँ। साहब आप ये सब क्या बोल रहे हैं? रिजवान, मुझे बुराक शाह को मोहब्बत हो गई है आपकी बेटी हफ्सा से। प्लीज रिजवान साहब,
इसने उनके जोड़े हाथों को पकड़ते हुए कहा। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और रिजवान साहब ने अपने सामने इस शानदार शख्स को देखा। साहब, मेरी बेटी और आप बहुत अलग हो। आप भी तो गरीबों से नफरत करते हो। सबको मालूम था कि बुराक गरीबों को पसंद नहीं करता था। और आप नहीं जानते, मेरी बेटी भी जागीरदारों से सख्त नफरत करती है। प्लीज शाह जी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपका खानदान सरदार खानदान है, शाह खानदान है। आप कहाँ और हम कहाँ? हम लोग तो नीचे तबके के लोग। कहाँ हम कहाँ आप? उन्होंने रसानियत से समझाते हुए कहा। मैं मानता हूँ रिजवान साहब कि हम हैं सरदार खानदान, शाह खानदान, लेकिन इस सरदार खानदान और शाह खानदान का ही लड़का आपकी लड़की पर दिल हार बैठा है। प्लीज मुझे दे दे अपनी बेटी, इसने बेबसी से कहा। वो शख्स आज ऐसे शख्स से अपनी मोहब्बत मांग रहा था जिसको वो अपनी पैरों की धूल भी नहीं समझता था। मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। आज ये बात बुराक शाह को समझ आ रही थी। वो चाहता तो इससे मांगता नहीं, छीन लेता, लेकिन यहाँ मामला इसकी मोहब्बत का था, जिसको देखकर बुराक शाह का पत्थर दिल धड़का था। एक अलग एहसास हुआ था। वो इसको देख एक ऐसे शहर में जकड़ा था कि इसको ये तक मालूम नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल कर गई है। इसकी सोच ही इसके हवास को बंद कर देती थी। इसको इल्म ही नहीं था। वो तो तिलस्मिश कर बैठा था। वो इसके शहर में जकड़ चुका था, जिससे निकलना आसान नहीं था। और मॉल में इसको किसी और के साथ देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। प्लीज अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें, इसने बेबसी से सामने मौजूद शख्स को देखते हुए कहा। लेकिन साहब, वो बहुत नफरत करती है जागीरदारों से। वो हफ्सा को याद करते हुए थकन ज़दा लहजे में बोले। मैं वादा करता हूँ, मोहब्बत करेगी वो भी जागीरदारों से। एक दफा दे दें, बहुत खुश रखूंगा इसको, इसने हफ्सा को याद करते प्यार भरे लहजे में कहा। क्या आपके खानदान वाले मेरी बेटी को अपना लेंगे? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं वादा करता हूँ, सब अपना लेंगे, लेकिन निकाह आज ही होगा। इसने एक नजर अपनी बीवी को देखा जिसने सर इस बात में हिला दिया था। उन्होंने कुछ सोचते हुए हफ्सा को कॉल करके जल्द से जल्द गांव बुलाया था। और वहां दूर बैठी हफ्सा अनजाने डर से फौरन वहां से निकली थी। इसको तो इल्म तक नहीं था इसके साथ क्या होने वाला है। हमजा क्या हफ्सा निकल गई है? हमजा लाउंज में बैठा टीवी पर कोई टॉक शो देख रहा था, जब मिशायम इसके बराबर में बैठते हुए बोली। हाँ, कब की? शायद आधा घंटा तो हो गया होगा इसको यहाँ से निकले हुए। अच्छा, वैसे क्या बोल कर गई है? सब खैरियत है ना? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? परसों ही तो वो आई थी, फिर इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत थी? इसने फिक्रमंद लहजे में कहा। नहीं मिशी, कुछ बोली तो नहीं, बस ये बोलकर चली गई कि इमरजेंसी है। मैंने कहा अभी कि शाम तक साथ चलते हैं, हम भी जाएंगे गांव, लेकिन वो रुकती तो मेरी कोई भी बात पर गौर करती। हवा के घोड़े पर यहाँ से निकलती चली गई। अच्छा, हो सकता है कोई काम हो, लेकिन हमजा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं क्यों अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो अपने आप से परेशान होते हुए बोली। आपको पता नहीं है, इसकी कोई और बहन भाई तो है नहीं। रिजवान अंकल को जैसी वो याद आती है ऐसे ही बुलाते हैं। और अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो मिस पटाखा है, कुछ भी नहीं होने देगी, सब संभाल लेगी। इसलिए मैडम आप परेशान न हो और मेरे साथ ये देखें, इसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए बोला। वैसे हमजा, इसके जाते ही घर कितना सूना सूना हो जाता है। ये होती है तो घर में रौनक लगी रहती है। वो टीवी की जानिब ही देख कर बोली। हाँ मिशी, ये तो है, इससे घर में रौनक बहुत रहती है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पोर्च में किसी की गाड़ी रुकने की आवाज आई तो दोनों ने चौंक कर मेन एंट्रेंस को देखा। कौन आया है अब? हमजा ने कोफ्त से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सामने जब मुस्तफा को आते देखा तो भागकर इसके गले लगा। मिशायम भी मुस्कुराती हुई खड़ी हुई। लाला आप यहाँ? वो तकरीबन भागते हुए इसके गले लगा था। अरे गर्दन छोड़ मेरी, तोड़ेगा क्या? अरे नहीं, मैं तो बस जरा एक्साइटेड हो गया, वो खुश होते हुए बोला। आप कैसे? वो भी अचानक।
आपने हमें बताया भी नहीं। और कैसे हैं आप? सारे सवाल क्या यही करेगा क्या? अंदर तो लेकर चल। हाँ हाँ आइए। इसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अस्सलाम अलैकुम, क्या हाल है वकील साहिबा? सामने मिशायम को देखा तो झुकते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हम तो बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? वो इससे हाथ मिलाते हुए बोली। मैं भी बिल्कुल ठीक, हमजा। मुझे तो बेइंतहा हैरत हो रही है। मुस्तफ़ा शाह एक अजीम शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं। इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास दोस्तों के लिए जरा वक्त नहीं है। वो सोफे पर बैठते हुए मीठा सा तंज करते हुए बोली। इसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा ने कहा लगाया। अरे नहीं यार, वो तो बस दादा ने शहर एक काम से भेजा था तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी मिलता जाऊं। कैसे हो यार तुम? अभी भी दादा की वजह से आए तो हमसे मिलने आ गए, वरना यहाँ तो आना ही नहीं था। तुम्हें शर्म करो, शर्म। ओह हेलो मैडम, मुझे जो आप ऐसे बोल रही हैं। कभी खुद आए हो अपने इस भाई के साथ मुझसे मिलने? जब भी आओ गरीब मासूम ही आओ। फिर भी सड़े हुए लोग मुझे ही सौ सौ बातें सुनाते हैं। अच्छा जी, कहाँ आए हैं हम आपसे मिलने? आपकी हवेली। हाँ, वो हंसते हुए बोला। अरे जाओ जाओ, तुमसे मिलने अगर मैं हवेली में दाखिल हुई तो आई तो मैं अपने पाँव पर, लेकिन जाऊंगी चार कंधों पर। इसकी बात सुन तीनों के कहा कहे लाउंज में गूंजे। यार लाला, सारी बातें एक तरफ। बहुत अच्छा किया आपने, कल ही आपको मैं और मिशी याद कर रहे थे। हाँ यार, वाकई याद तो बहुत आ रहे थे। मिशायम भी साथ बोली। देखा, दिल से दिल को राह होती है। तुम दोनों ने मुझे याद किया और मैं हाजिर। वैसे तुम दोनों गांव क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी वजह से, वो बिल्कुल सामने देखते हुए बोली। ओ बहन, मैंने क्या किया? तुम दोनों अच्छे से जानते हो, बेग खानदान शाह खानदान से नहीं मिलता और शाह खानदान बेग खानदान से नहीं मिलता। और वजह सरदार की पगड़ी है। और तुम दोनों छुप छुप कर मिलते हो, इस वजह से हम नहीं आ रहे थे। हजार बार मैंने कहा है, ये सेफ जगह है, यहाँ आ जाया करो। लेकिन नहीं बे, मेरी कोई मेरी सुने तब न। वैसे जिस तरीके से हमजा इसने कहा है कि छुप छुप कर मिलते हैं, कसम से मुझे बिल्कुल ऐसी फील आई। तू मेरी महबूबा है और मैं तुझसे छुप छुप कर मिलता हूँ। इसकी बात सुनते ही दोनों ने फलक शगाफ का हका लगाया। दुनिया यहाँ से वहाँ हो सकती है हमजा, लेकिन तेरी बहन तंज मारना नहीं छोड़ सकती। और छोड़ेगी भी कैसे? मैडम खैर से वकील जो है। और अभी तो बे, मारे जाएंगे तंज, हाल ही में ही तो मैडम ने केस जीता है। फड़फड़ाएगी तो न, आराम से हल्के हो जाओ बेटा। ऐसा केस बनाऊंगी न तुम पर भी, सारी उम्र अंदर। इसने बोला तो हमजा और मिशायम का हका लगा कर हंसे। वैसे यार, सारा मजाक एक तरफ। मैडम साहिबा, मुबारक हो। किस चीज के लिए? मैं अभी अनम केस जीती हो, इस चीज के लिए। खैर, मुबारक। वो मुस्कुराते हुए बोली। वैसे अपनी मिस पटाखा कहाँ है? वो इधर उधर देखते हुए बोला। यार लाला, मालूम नहीं, अचानक इसके अब्बा की कॉल आए और वो हड़बड़ाहट में चली गई। अल्लाह करे सब ठीक हो। रिजवान साहब की, वो थोड़ा हैरान होते हुए बोला। हाँ उनकी ही, पता नहीं क्यों। मुस्तफ़ा, मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है। रात तक हम भी गांव के लिए निकलेंगे, साथ ही चलेंगे अब। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा चलो, तुम दोनों बातें करो, मैं खाने का बोल कर आती हूँ। सहर खामोशी से चाय का कप थामे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की जानिब बढ़ी। ब्लू फराक जो घुटनों तक थी, सर पर दुपट्टा जमाए वो सीढ़ियां उबूर करके वजदान के कमरे के दरवाजे के करीब आई। अभी वो अपने हिनाए हाथों से दरवाजा नॉक करती, इससे पहले किसी ने कोहनी से पकड़कर इसको घसीटने के अंदाज में पीछे किया। ये क्या कर रही हो आप? चाय गिर जाएगी। नूरे, वो चाय संभालती हुई घबरा कर बोली। कहाँ जा रही हो? वो सख्त तेवरों से बोली। नूरे सफेद रंगत की मालिक, चेहरे पर डार्क मेकअप, रेड लिपस्टिक, बाल आगे को होकर खोले हुए थे। वो सफेद ही लिबास में काफी मकबूल लग रही थी। याद नहीं है बड़ी मुंहमानी की बात, क्या बोला था उन्होंने कि मैं ख्याल रखूंगी सरदार का? तो तुम क्यों ये चाय लेकर जा रही हो? इसने घूर कर सामने खड़ी सहर को देखते हुए फुनकारा।
लाला ने कहा है चाय मैं लेकर आऊं, और किसी मुलाजिमा या किसी और के हाथ न भेजो, वरना वो गुस्सा करेंगे। इसने इत्मीनान से जवाब दिया। ओ तो चींटी के भी पर निकल आए हैं, तो यानी सहर शाह के पास भी जबान है। ओ बीबी, औकात भूल गई हो क्या अपनी जो मेरे सामने बोल रही हो? अभी मामू या मुमानी के सामने तुम्हारी शिकायत करूं न तो ये जो मेरे सामने जबान चल रही है न, बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो तनफुर से बोली, मैंने गलत कुछ नहीं कहा है। लाला ने कहा है चाय मैं दूं तो बस आपको यही बताया है। इसमें इतना गुस्सा होने वाली तो कोई बात नहीं है। ज्यादा मेरे सामने बक बक करने की जरूरत नहीं है। समझ आई? अपनी बकवास अपने पास ही रखा करो और अपनी औकात में रहो। फिर बोल रही हूँ, इसके हाथ से कप लेते हुए बोली। मैंने कुछ नहीं कहा। औकात वाली बात पर बेसाख्ता आंखों में नमी जगमगाई। नूरे आपसे मैंने तो बस। वो अभी कुछ बोलती, इससे पहले वो बीच में इसकी बात काटते हुए बोली, तुम्हारे साथ मैं मुंह नहीं लगाना चाहती। जाओ और अपने जैसे के साथ जाकर बहस करो। जिसकी अपनी माँ तक इसको नहीं पूछती, वो मुझसे बोलेगी। वो तैश से बोलती हुई वजदान के रूम के पास पहुंची और अपने बाल ठीक करके गेट नॉक किया। पीछे सहर ने अपनी आंखों में आई नमी साफ की, और हमेशा की तरह इसका अंजाम सोच कंधे उचकाकर नीचे की जानिब चली गई। अंदर से इजाजत मिलते ही वो दाखिल हुई। सामने ही वो कोई फाइल रीड कर रहा था। बच्चे चाय टेबल पर रख दो, और दरवाजा वापस बंद कर देना। वो समझा था कि चाय सहर देने आए हैं, इसलिए बेध्यानी से बोला क्योंकि इसकी पुश्त थी दरवाजे की जानिब। सहर का नाम सुनते ही इसका हलक तक कड़वा हो गया। फिर अपने मुंह के जाविये ठीक करके इसके सामने आई। सरदार, मैं आई हूँ। सहर तो अपने कमरे में है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। वो इसके सामने चाय का कप करते हुए बोली। वजदान ने इसको संजीदगी से देखा और एक नागवार नजर इसकी तैयारी पर डाली। मैंने तुमसे कहा था चाय का। इसने अपने लहजे को हर एहसास से आरी बनाया हुआ था। नहीं, वो सहर मुस्तजाब का कोई काम कर रही थी तो मैंने कहा, मैं बना देती हूँ तो। सारा दिन वो मुस्तजाब का काम नहीं करेगी ना। काम कभी तो वक्त मिलेगा ना। आ जाती फिर वो। मैंने ही कहा कि मैं बना देती हूँ, इसलिए मैंने बना दी। और वैसे भी फ्यूचर में आपकी खिदमत और ख्याल तो मुझे ही रखना है, तो अभी से आपकी सेवा करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम और मेरा ख्याल रखोगी। शक्ल देखी है अपनी? वो तमस्कुर से बोला। और हाँ, मेरा ख्याल रखने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और आइंदे मेरे सामने आओ तो सर पर दुपट्टा होना चाहिए। और आज तो तुम मेरे कमरे में आ गई हो। आइंदे यहाँ आने की जुर्रत किसी भी रिश्ते से पहले मत करना। और अगर तुमने ये हरकत दोबारा की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हद में रहो नूरे, क्योंकि एक लड़की की इज्जत इसके हाथ में होती है। ये बात अपने दिमाग में रखना। और अब जाओ यहाँ से, और इस चाय को भी लेकर जाओ। बेइज्जती के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। इसने एक नजर इस वजीह मर्द को देखा और पैर पटक कर वहां से दंदनाती हुई निकल गई। अल्लाह बहुत कादिर है। अभी थोड़ी देर पहले बाहर वो किसी को इसकी औकात याद दिला रही थी, और अभी खुद की औकात याद आ गई। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये क्या बात हुई आपकी? इसलिए आपने मुझे कराची से यहाँ बुलाया था, ये सब तमाशे के लिए? मैं और इस जागीरदार से शादी कर लूं? अब्बा, आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? वो तैश से बोली। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो गांव अपने घर पहुंची थी और इसके माँ बाप इसके सामने ये बात कर रहे थे। हफ्सा, बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत खुश रखेगा। हर माँ की तरह इसकी माँ का भी ये ख्वाब था कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छी जगह हो। वो भी यही चाहती थी कि इसकी शादी बुराक से हो जाए। प्लीज अम्मा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे और इसके उसूल अलग होंगे। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आदी हूँ। मैं कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ? और आप दोनों क्या जानते नहीं हैं? मैं किसी जागीरदार से शादी नहीं करूंगी। नफरत है मुझे बड़ी हवेली वालों से। वो इस वक्त सफेद फराक में गुलाबी चेहरे के साथ गुलाब का फूल ही लग रही थी। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें जब्त से लाल।
एक बात बताओ, जब तुम्हें हवेली वालों से इतनी नफरत है तो मिशायम बेटी और हमजा साहब के साथ क्यों रहती हो? रिजवान साहब भी तैश से बोले। वो भी चाहते थे कि ये शादी हो जाए। आपको पता है अब्बा आप क्या बोल रहे हो? मिशायम आपा के साथ मैं बचपन से हूँ। आप दोनों से ज्यादा मैं उनके पास रही हूँ। वो इंसान को देखती है न कि इसकी हैसियत को। और आप दोनों क्या, पूरा गांव जानता है बुराक शाह गरीबों से कितनी नफरत करता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत इससे शादी नहीं करूंगी। इसने हतमी फैसला सुनाया। बात सुनो मेरी। इसकी माँ इसके मुकाबिल आई। शादी तुम्हारी होगी और इसी वक्त होगी। समझ आई? मुझे नहीं पता तुम किसी से भी नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारी शादी बुराक साईं से होगी और आज और अभी हो गई। समझ? तो आप भी सुन लें। मैं किसी सूरत इस जागीरदार से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा फैसला है। मेरी तो अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, और मैं कैसे अभी शादी कर लूं? अब्बा प्लीज समझने की कोशिश तो करो यार। मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। मैं कैसे ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ जिसको मैं एक नजर पसंद नहीं करती। इसकी जात से ही मुझे नफरत है। इसने बेबस होकर कहा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम इससे नफरत करती हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। वो शख्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसने बाकायदा हमसे रिश्ता मांगा है। और मुझे जितना लगता है ना, अगर तुम इसको बोलोगी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई खत्म करने दे शादी के बाद, तो वो इनकार नहीं करेगा। और तुमको पता है इसने कहा है कि वो हमारा कर्जा भी माफ कर देगा। इसके बाप ने बिना सोचे समझे एकदम ये बात बोल दी। इसने जब ये बात सुनी तो इसको अपने कानों पर यकीन न हुआ, और इसका पूरा वजूद एकदम सन्नाटों की जद में आ गया। इसका बाप बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन इसको कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि वो हमारा कर्जा भी माफ कर देगा। क्या कहा आपने? इसकी थोड़ी देर बाद बेयकीन सी आवाज हलक से बरामद हुई। हाँ मेरी चंदा। इसकी माँ ने इसका मुंह हाथों के प्याले में लिया। इसने बोला है वो हमारा कर्जा तक माफ कर देगा, और तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। बहुत मोहब्बत करता है। मैंने खुद देखा है। इसकी आंखों में वो एक जज्ब से बोली। एक सेकंड अम्मा। वो उनको पीछे करके बोली। यानी अब्बा, आपने मेरा सौदा कर दिया अपनी जमीन के लिए? इसकी हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी। न, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं बताता हूँ दरअसल बात क्या है। एक सेकंड, मतलब आपने अपनी बेटी बेच दी? वो उनकी सुन ही कब रही थी। इसके कानों में वो आवाज हथौड़े की मानिंद गूंज रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हफ्सा बेटा, मैं समझाता हूँ। वो घबरा कर बोले। ऐसा ही है। आपने अपनी बेटी चंद पैसों के खातिर बेच दी अब्बा। आंखों में आंसू जमा होने लगे। गले में कुछ अटकने सा लगा। सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी तो हाथ बेसाख्ता गले पर गया। अब्बा, मैं तेरी सोने की कुड़ी थी ना, तो न, अपनी बेटी को ही बेच दिया। लहजा भीगा हुआ था। नहीं हफ्सा, एक दफा अपने अब्बा की बात तो सुनो। बस। वो एकदम चीखी। चुप। बिल्कुल, आज मुझे न खुद से नफरत हो रही है। आवाज एकदम तेज हुई। मैं अपने माँ बाप के लिए इतनी बेमूल थी कि उन्होंने चंद पैसों के खातिर मुझे बेच दिया। इसकी आवाज बुलंद से बुलंद हो रही थी। जिस्म धीरे धीरे लरजने लगा था। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये करेंगे। आंसू निकलकर गालों को नम कर रहे थे। नहीं मेरी जान, वो तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता है। मोहब्बत करता है तुमसे। इसका बाप इसको समझाते हुए बोला। कोई इज्जत नहीं बनाना चाहता, न ही बीवी। वो शख्स मुझे अपनी बांदी बनाना चाहता है। और मैं क्या ही लड़ूं इससे भी। जाकर यहाँ तो मेरे माँ बाप ने ही एक जीती जागती इंसान का सौदा कर डाला। इसने बोलकर गीली सांस अंदर खारिज की और अपने नम गालों को साफ किया। जाए अम्मा, और बोल दे अपने इस बुराक साईं से, मुझे मंजूर है। इसका लहजा कांप रहा था। बोल दे इसको जाकर, कबूल है मुझे इसकी बांदी बनना। कबूल है मुझे वो कैद। कबूल है मुझे वो जागीरदार। और एक बात और, आज से समझ लेना आप दोनों। मर गई हफ्सा आप दोनों के लिए। समझ लिया गया। खत्म हो गई हफ्सा।
और इसको खत्म करने वाले इसके अपने माँ बाप हैं। आज खुद से नफरत करने में मजबूर कर दिया आप दोनों ने। तनफुस बहुत भारी होने लगा था। आंसू टप टप आंखों से जारी थी। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे इसकी माँ ने रिजवान साहब को देखा और बाहर खड़े बुराक के बंदे को हाँ का पैगाम भेज दिया। जैसे ही इसको हाँ का पैगाम मिला, वो डेरे से निकलकर वजदान के पास आया था। वो मर्दान खाने में चंद अफराद के साथ बैठा किसी मौजू पर बात कर रहा था। देखने से वो काफी मसरूफ लग रहा था। ब्लैक शलवार कमीज, बिस्कुटी कलर की मर्दाना शाल, हल्की बड़ी हुई शेव। कोई देखता तो ये जरूर कहता वो वाकई किसी रियासत का शहजादा था। इस पर सरदारी जचती थी। इसके बात करने का अंदाज, इसका फैसला सुनाने का अंदाज सभी तो अलग था। इसके दादा जितना इसे चिढ़ाते थे, उतना ही इससे मोहब्बत करते थे। सगीर शाह की जान थी अपने इस पोते में। वो मर्दान खाने में दाखिल हुआ और बिना किसी लिहाज के एकदम बोला, लाला, मुझे बात करनी है आपसे। इसने सरदार नहीं कहा था। वो चेहरे से ही परेशान और थोड़ा खुश लग रहा था। लोगों ने इसकी जानिब देखा और फिर सरदार वजदान शाह की जानिब देखा। इसने आंख के इशारे से ही सबको जाने का कहा तो सब बारी बारी कमरे से निकलते चले गए। उन सब के निकलते ही वो इसके सामने खड़ा हुआ। आंखें झुकी हुई थी, हाथ पुश्त पर बांधे हुए थे। आसमानी शलवार कमीज जिस पर सल्टे थी। वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या बात है बुराक, जो इस तरीके से तुम बीच महफिल में आ गए? इसने आंखें उठाई। लाला, मुझे वो चाहिए। वो बोलकर बेसाख्ता इसके कदमों में बैठा। लाला प्लीज, लाला, आज आपका बुराक जो भी मांगेगा वो आप देंगे और सबको राजी भी करेंगे। मुझे नहीं पता, वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला। क्या हुआ है? वजदान ने सिर्फ इतना ही कहा। आज भी बुराक इसके लिए 5 साल का बच्चा ही था। जब भी इसको बचपन में कुछ चाहिए होता था, वो ऐसे ही इसके कदमों में बैठकर इससे सिफारिश करता था। लाला मैं। वो 5 सेकंड के लिए रुका और एक जुस्त में बोला, लाला, मुझे शादी करनी है और आज ही निकाह और रुखसती करनी है। प्लीज इनकार मत करना। वजदान के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े। अच्छा, दिमाग जगह पर है क्या? लड़कियां बन रही हैं। वो थोड़ा बरहम से बोला, लाला यार, लड़की है मेरे पास, बस आपका अप्रूवल चाहिए और अगर आप अप्रूवल देते हैं तो आपको ही दादा को भी राजी करना है प्लीज। और ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसकी बात सुनकर संजीदा चेहरे पर एकदम टेंशन आए और माथे पर बेतहाशा बल पड़े। बुराक साईं, शादी का पता भी है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुम्हारा तो अभी तक लापरवाहीपन ही खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी शादी तुमसे बड़ा मुस्तफा है। पहले इसकी हो गई, इसके बाद तुम्हारी। लाला, मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं पता, मुस्तफा लाला का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन लाला मेरा है। प्लीज लाला, मुझे पता है आप सबको राजी कर लेंगे। प्लीज मान जाए ना। वो मिन्नत करते हुए बोला। अच्छा ये बताओ, लड़की कौन है? इसने एक नजर वजदान को देखा और सर नीचे करके हल्की आवाज में मनमनाया, लाला, अपने खेत में जो काम करते हैं। रिजवान साहब, उनकी बेटी है, हफ्सा। इसकी बात सुनकर वजदान के होंठ मुस्कुराहट में ढले और एक आईब्रो उछाली। तो बुराक साईं, हो गई मोहब्बत आपको? यानी मैं ये क्या देख रहा हूँ? वो बुराक जो गरीबों से इतनी नफरत करता है कि पास तक खड़ा नहीं होने देता। और ये भी मुस्तफा के मुंह से सुना था कि बुराक साईं के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। और वो पत्थर एक लड़की ने धड़का दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बुराक को मोहब्बत हो गई। इसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें भी मुस्कुराई थी। जिन आंखों में सर्द तासुर होता था, आज वो आंखें मुस्कुरा रही थी। इसका भाई खुश था। इसकी खुशी में ये सोचकर ही एक बोझ कम हुआ था। बुराक, लड़की राजी है। हाँ लाला, अभी इसके घर से पैगाम आया है। उनकी तरफ से हाँ है। लेकिन लाला, दादा का मसला है। वो नीचे तबके वाले से क्या मुझे शादी करने देंगे? लेकिन लाला, अब कुछ भी हो जाए, शादी मैं इससे ही करूंगा। इसने बोलकर अटल लहजे में कहा। निकाह कब करना है? वजदान ने संजीदगी से पूछा।
अभी थोड़ी देर में हम चलो चलते हैं। मुस्तफा कहाँ है? इसको भी साथ ले लेना, वरना सारी उम्र औरतों की तरह थाने मारेगा। वो बोलकर उठा तो बुराक फट जज्बात में इसके गले लगा। लाला, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आपने कभी मुझे इनकार नहीं किया। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। इसने भी सामने से खुले दिल से इसको गले लगाकर मुबारकबाद दी और दोनों साथ ही मर्दान खाने से निकले। अम्मा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं कैसे इस लड़की से शादी कर लूं? मुस्तजाब एक बात करके थक गया था। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए अब अपनी माँ के सामने बैठा उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था। अम्मा प्लीज न, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। प्लीज, मैं आपका बेटा हूँ न। प्लीज मान जाएं और अब्बा से बात करें न। वो उनके कदमों में बैठा आजिज़ी से बोला। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? इतनी अच्छी है, इतना ख्याल करती है मेरा, मुस्तफ़ा का, इतना ख्याल रखती है तुम्हारे अब्बा का, इतनी मासूम है, मुझे तो मेरी बेटी जैसी अजीज है। तुम क्यों ऐसी दिमाग से पैदल बात कर रहे हो मुस्तजाब? माँ प्लीज न, समझने की कोशिश करें। मुस्तजाब, तुम क्या किसी को पसंद करते हो? उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा। इसने एकदम चौंक कर उनकी जानिब देखा और फौरन नफी में गर्दन हिलाई। नहीं माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो फिर सहर से शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं कोई बाहर पसंद है और नहीं ये सहर पसंद है। मुस्तजाब, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। वो एकदम गुस्से से बोली। अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो, तुम्हारी शादी सहर से ही होगी। और शादी क्या, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बस रुखसती होगी, इसलिए मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। समझ आई? उन्होंने तंबीह उंगली उठाकर कहा। इसने जब्त से जबड़े भींचे और गुस्से से खड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा इससे शादी। इतनी बुरी लगती है मुझे। नहीं करना चाहता मैं अपनी आगे की लाइफ इसके साथ। शुरू एक नंबर की डरपोक लड़की है जो अपने हक के लिए आज तक नहीं बोली। मेरे साथ क्या जिंदगी गुजरेगी? मैं अपने साथ कोई मैच्योर बीवी चाहता हूँ, न कि इसकी तरह दबू बीवी। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है कि वो अपने हक में नहीं बोलती, शौहर हो तुम इसके साथ खड़े हो सकते हो। जब इसको कोई डिग्रेड करता है तो हाथ थाम कर सिर्फ ये एहसास दिला दोगे न कि तुम इसके साथ हो। मैं यकीन से बोल सकती हूँ, हमारी सहर वो सहर नहीं रहेगी, पूरी बदल जाएगी। लेकिन तुम सिर्फ अपनी अना में रहोगे, ये भी मुझे इल्म है। माँ, मुझे सब मालूम है। आपको और मुस्तफ़ा लाला को पता नहीं इस अजाब लड़की में क्या दिखता है जो मेरे पल्ले बांधने में लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे कितना भी इमोशनल कर दिया जाए, मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। और दंदनाता हुआ वहां से निकला। पीछे उन्होंने दुख से इसकी पुश्त को तका। नाहिद बेगम एक संजीदा और समझदार खातून, जिनके लिए अपनी औलाद बहुत कीमती थी। वो सहर को भी अपनी बेटी ही मानती थी। जितना नगीना बेगम सहर की जात की नफी करती थी, वो उतना ही इसका तरजीह देती थी। वो अपने शौहर और घर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो नहायत रहम दिल खातून थी, इसलिए उनको बेहद अफसोस था अपने बेटे के इस अमल पर। वो गुस्से से वहां से निकला और गुस्सा कम करने के लिए बालों में हाथ फेरा। नजर ऊपर उठी तो सहर के कमरे की जानिब रुकी। अपने कमरे में जाने के बजाय वो सहर के कमरे की तरफ गया और धड़ की आवाज से दरवाजा खोला। वो जो सामने मगन सी नावल पढ़ने में मगन थी, एकदम घबरा कर खड़ी हुई। सामने ही वो आतिश फशा बना खड़ा था। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? वो गुस्से से डरा। वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो एकदम डर कर बोली। इसको इतने गुस्से में देख टांगों से जान निकलने जैसी हो गई थी। अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया है? कितनी दफा मैं तुम्हारे आगे बकवास कर चुका हूँ। दादा के पास जाओ और बोलो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं आती है तुम्हें समझ? लेकिन मैं चाहती हूँ शादी आगे चले। वो एकदम बोल गई। इसकी बात सुनकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ इसके करीब आया और अपनी आहनी गिरफ्त में इसके बाजू को पकड़ा। क्यों नहीं आती है समझ? नहीं रखना चाहता मैं कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ।
गुस्से की वजह से दिमाग की नसें वाज़ेह हो रही थी। बाजू में दर्द की वजह से चेहरा सुर्ख होने लगा। लब भींचे वो ज़ब्त से खड़ी रही। खौफ से टांगे तक कांप रही थी। आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे। जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो कपकपाती आवाज में, प्लीज छोड़ दे, दर्द हो रहा है। क्यों छोड़ूं? जब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो क्यों छोड़ूं? सहर, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है सहर। प्लीज, मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी। गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता नर्म की और पीछे हुआ बोला। इसकी नम आंखें देख इसका लहजा में डर महसूस करते हुए इसकी गिरफ्त खुद ब खुद नर्म पड़ गई थी। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी। और अगर सहर ऐसा हुआ, तुम मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बन कर आई। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी हर रात, हर दिन बहुत इज्जत में गुजरेगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। मैं तुमसे नफरत तो कर सकता हूँ लेकिन मोहब्बत और बीवी का मान कभी नहीं दूंगा। वो बोलकर धड़ की आवाज से दरवाजा बंद करते हुए इसके कमरे से निकलता चला गया। दरवाजे की आवाज से दिल अंदर तक कांप गया था। पीछे वो निढाल वजूद के साथ बेड पर गिरी और हिचकियों से रोने लगी। प्लीज अल्लाह, कुछ तो कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज भी इसकी दर दीवार ने इसकी सिसकियां सुनी थी। इसकी गैलरी में रखे फूल एकदम मुरझा गए थे। इसको एक दफा फिर रोते देख। हफ्सा मेरी बेटी, तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुम्हारे अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम कोई बांदी नहीं बनोगी बेटा। वो प्यार करता है तुमसे। मैंने खुद इसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो अपने सामने गुमसुम सी बैठी हफ्सा को काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। इसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि वो हमारा कर्जा भी माफ कर देगा। इसने एक सर्द सांस खारिज की और खाली खाली आंखों से अपनी माँ की जानिब देखा। मैं कुछ नहीं बोल रही अम्मा, मैंने हाँ कर तो दी है। इसकी आंखों में बेबसी से आंसू जमा शुरू होने लग गए थे। आप क्या चाहते हो, मैं बगैर निकाह के चली जाऊं? बोल तो दिया है, कबूल है वो शख्स। मुझसे एक ही बात क्यों बार बार कर रहे हो? इसने नम से लहजे में कहा। आंखों से आंसू निकलकर गालों को भी नम कर रहे थे। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो चंदा? वो उनकी बात सुनकर तमस्कुर से मुस्कुराए और अपनी उल्टी हथेली से अपने नम गालों को साफ किया। आपको लगता है कि जिंदा लाश भी खुश होती है अम्मा? मैं ठीक हूँ, आप परेशान न हो। कोई गलती नहीं है आप लोगों की। सदियों से चला आ रहा है ये रिवाज कि बेटी ही कुर्बानी देती आई है। पहले क्या होता था कि बाप या भाई ने कत्ल किया तो बेटी को वनी कर दिया। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि बाप कर्ज नहीं चुका सकता तो बेटी को बांदी बनाया जा रहा है। वो तल्ख सा बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम कोई बांदी नहीं होगी, इसकी बीवी होगी। इज्जत बना रहा है वो तुम्हें अम्मा। तैश से बोली, अच्छा ठीक, आप प्लीज जाओ यहाँ से। कर रही हूँ न शादी। थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो मुझे। इसने नम लहजे में कहा और गीली सांस अंदर को खारिज की। इसकी माँ ने एक नजर हफ्सा को देखा और कमरे से बाहर आ गई, जहां इसका बाप निकाह के इंतजामात देख रहा था। इसकी माँ रिजवान साहब के बराबर में खड़ी हुई। हफ्सा के अब्बा, वो बहुत दुखी है। हम ठीक नहीं कर रहे हैं। वो हम लोगों को गलत समझ रही है। इसके बाप ने बेबसी से इसके दरवाजे को देखा। मैं क्या करूं हफ्सा की अम्मा? जानता हूं गलत कर रहा हूं। अब हम हाँ बोल चुके हैं उन लोगों को, और अगर हम उनको हाँ करके न करते हैं तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। उनका भाई है, और सरदार क्या, बुराक साईं भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे बाद में परेशानी हो। और तुम क्या जानती नहीं हो बुराक साईं को? वो गरीबों से बेइंतहा नफरत करता है। अगर हमने इसको हाँ न की होती, वो हफ्सा की जिंदगी बर्बाद कर देता। बेटी का बाप हूं ना, बहुत बेबस हूँ इसलिए। लेकिन तुमने और मैंने तो देखा था ना कि बुराक साईं अपनी हफ्सा को पसंद करते हैं। वो खुश रखेंगे हफ्सा को। तुम परेशान न हो, और इसको समझाने की कोशिश करो और बोलो कि वो हमसे बदगुमान न हो। बेटी है वो हमारी, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं इसके साथ। तुम देखो इसको,
मैं आता हूँ, अभी थोड़ा काम रह गया है। वो उनको समझाते हुए बाहर की जानिब गए। पीछे वो परेशान सी एक दफा हफ्सा के कमरे की जानिब देखा और वहीं बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। अंदर बैठी हफ्सा ने शिद्दत से मिशायम को याद किया था। हमजा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ यार, कछू अभी हमसे आगे निकल जाएगा। इतना स्लो चला रहे हो? वो चबा चबा कर बोली। यार मिशी, चला तो रहा हूँ मैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कहा था मुस्तफा लाला के साथ जाएंगे, लेकिन उनको छोड़कर तुम इतनी जल्दी आ गई। तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो। आ रहा है वो भी पीछे ही। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्तफा की गाड़ी भी उनके पीछे ही थी। हमजा, ये सब छोड़ो। मेरी सिक्स्थ सेंस पता नहीं क्यों कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही है। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे हैं हफ्सा की जानिब से। मिशी, कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा। तुम फजूल में परेशान हो रही हो, इसने समझाते हुए कहा। नहीं हमजा, तुम नहीं जानते मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है। तुम्हें पता है वो मेरी सगी बहन नहीं है। हम दोनों को खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो जब भी कभी परेशान होती है न तो मुझे पता चल जाता है। अच्छा महसूस नहीं होता। जैसे अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और हमारी हफ्सा बहुत मुश्किल में है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हफ्सा मुझसे मिले बगैर निकल जाए, और आज ऐसा हुआ है। अभी आए इसको दिन ही कितने हुए थे और वो यहाँ से चली गई। आज संजीदा चेहरे पर एक अलग परेशानी थी। हमजा ने इसकी जानिब देखा तो वो बहुत परेशान लग रही थी। कुछ नहीं होगा मिशी, हमारी हफ्सा ठीक होगी। इसने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसको तसल्ली देते हुए कहा और गाड़ी की स्पीड मजीद तेज की। अब तो हमजा को भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि मिशायम कभी ऐसे ही परेशान नहीं होती। वो जब भी परेशान होती है इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। बुराक सफेद शलवार कमीज और ब्लैक मर्दाना शाल पहने, हाथ में रेस्ट वॉच और पाँव में पेशावरी चप्पल पहने अपनी रुआबदार पर्सनैलिटी के साथ इस छोटे से घर में दाखिल हुआ, जहां वो दुश्मन जान थी, जिसको एक बार देखकर वो अपना दिल हार बैठा था और इसको शिद्दत से पसंद करने लगा था। इसके साथ सरदार वजदान शाह ब्लैक शलवार कमीज में साथ ही दाखिल हुआ। उनके पीछे और भी लोग थे। मुस्तफा को उन दोनों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका फोन नहीं लगा था, इसलिए ये दोनों और कुछ गवाहों के तौर पर आए थे। रिजवान साहब ने उनको आदाब से अपने घर की चारपाई पर बिठाया। दोनों मियाँ बीवी को अंदाजा नहीं था कि सरदार भी आएंगे, इसलिए चेहरे पर टेंशन सी आ गई थी। वजदान इधर उधर देखकर घर का जायजा ले रहा था। इसकी नजर रिजवान साहब पर पड़ी जो बार बार अपने माथे का पसीना साफ कर रहे थे। रिजवान साहब, कोई परेशानी है? वो अपनी भारी आवाज में नर्म से लहजे में बोला। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं है। इसने उनके लहजे में डर महसूस किया तो समझाने और तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। आप टेंशन न लें, आपकी बेटी खुश रहेगी, परेशान न हो। मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखूंगा। कोई परेशानी नहीं होगी आपकी बेटी को। बोलकर मौलवी साहब की तरफ देखा। अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू कर दें। जी इजाजत है सरदार। मौलवी साहब और वजदान और रिजवान साहब कमरे में हफ्सा की रजामंदी लेने गए थे, जहां हफ्सा आंखों में हजार शिकवे लिए अपने बाप की जानिब देख रही थी, जिसको महसूस कर रिजवान साहब ने अपनी आंखें चुराई थी। चेहरे पर घूंघट था। मौलवी साहब ने बाआवाज बुलंद से इस्तिफसार किया। हफ्सा रिजवान अख्तर, आपका निकाह बुराक शाह वल्द मुकर्रम शाह से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसकी आंखों के सामने अपना बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, सबके मनाजिर आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। इसने अपनी आंखें बंद की और बेआवाज मिशायम को पुकारा। आंखें खोली, सामने ही सब इसकी हाँ के मुंतजिर थे। इसने आंखें नीचे की और धीमी आवाज में बोली, कबूल है। आवाज नम थी, आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बह गए थे। मौलवी साहब ने 2 मर्तबा और इसकी रजामंदी ली, जिसको इसने मरी हुई आवाज में कबूल है बोलकर निकाहनामे पर साइन कर दिया था।
आंखें अब भी बंद थी और होठों से बेआवाज सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, मिशायम। मौलवी साहब और रिजवान साहब बाहर आए। वजदान बुराक के बराबर में बैठा। मौलवी साहब ने 3 बार इसकी भी रजामंदी ली, जिसको इसने संजीदगी से कबूल कर लिया और निकाहनामे पर साइन किए। निकाह होते ही मुबारकबाद की सदाएं लगने लगी। सब एक दूसरे के गले मिलने लगे। वजदान खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बुराक के गले लगा। मुबारक हो बुराक। वो बोलकर पीछे ही हुआ था कि लकड़ी का छोटा सा दरवाजा खोलकर मिशायम और हमजा हवास बागता घर में दाखिल हुए। सामने ही बुराक गले में हार पहने खड़ा था। मिशायम ने सबको एक नजर देखा। वो इस टाइम ब्लैक फराक में थी। बाल आगे को होकर खुले हुए थे। चेहरे पर पिंक लिप ग्लो लगा हुआ था। चेहरे पर संजीदगी के साथ परेशानी भी थी। वजदान किसी की आहट पर पलट कर देखा तो 1 मिनट के लिए एकदम स्टिल हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मिशायम एकदम होश में आते ही चीखी, अंकल, ये सब क्या है? और हफ्सा कहाँ है? वो घर में दाखिल होते ही परेशानी से बोली। अंदर बैठी हफ्सा ने इसकी आवाज सुनते ही अपना दुपट्टा संभालते ही कमरे से बाहर आई और आगे बढ़ने के बजाय कमरे के गेट पर ही खड़ी होकर दर्द भरी आंखों से उन दोनों की जानिब देखने लगी। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप बताना पसंद करेंगे? और क्यों आपने हफ्सा को शहर से बुलाया है? मैं क्या? वो आगे कुछ बोलती, हमजा ने इसके हाथ को पकड़कर सामने की तरफ मुतवज्जह किया। मिशायम ने नजर सामने की तो बेबस सी खड़ी हफ्सा पर गई। मिशायम ने एक नजर हमजा को देखा और दोनों एक साथ इसकी जानिब बढ़े। आंखें रो रो कर लाल सुर्ख हो गई थी। चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। बुराक ने भी निगाहें इसकी जानिब की तो एक पल को इसको वही खेत वाली हफ्सा याद आई। लेकिन ये तो कोई और थी। वो हफ्सा तो बिल्कुल अलग थी। इसको इस हालत में देख दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। मिशायम ने हफ्सा को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और परेशानी से पूछा, ये सब क्या है मेरी जान? आपा को बताओ, क्या हुआ है यहाँ तुम्हारे साथ? इसने बोलकर एक नजर सबको देखा और वापस इसकी जानिब देखा। ओए हफ्सा मोटी, कुछ तो बता क्या हुआ है? हमजा भी इसको इस हालत में देख बेसाख्ता परेशानी से बोला। इसने एक नजर हमजा को देखा और खामोशी से मिशायम के गले लगी। सब उन दोनों को बहुत हैरत से देख रहे थे। वजदान और बुराक ने उन दोनों को पहचान लिया था। वो बेआवाज इसके गले लगकर रोने लगी। मिशायम को अपना कंधा भीगता महसूस हुआ तो इसके बालों को सहलाते हुए नर्म लहजे में बोली, हफ्सा चंदा, प्लीज बताओ तो सही क्या हुआ है? मिशायम ने इसको नरमी से खुद से जुदा किया और हाथ पकड़कर इसको साथ रखी चारपाई पर बिठाया और दोनों बहन भाई इसके कदमों में बैठे। हफ्सा, बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? प्लीज, मेरा दिल परेशान हो रहा है जान। अपनी आपा को बताओ। इसको कुछ कुछ तो समझ आ गया था, लेकिन वो इसके मुंह से सुनना चाह रही थी। हफ्सा ने एक नजर अपने बाप की तरफ देखा जो परेशानी से उनको ही देख रहा था। फिर एक नजर कदमों में बैठे हमजा और मिशायम को देखा और एक गीली सांस अंदर ली और उल्टी हथेली से अपने आंसू साफ किया और जबरन मुस्कुरा कर बोली, आपा, मैं ठीक हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। अभी मेरा निकाह हुआ है बुराक शाह के साथ। हमजा पर तो सातों आसमान एक साथ गिरे थे। मिशायम पीछे की जानिब एकदम हुई। दोनों ने इसको साकित निगाहों से देखा था। बुराक और वजदान दोनों बहुत संजीदगी से देख रहे थे। वजदान ने इशारे से पहले ही सबको जाने के लिए बोल दिया था, इसलिए बस यहाँ पर वजदान, बुराक, हफ्सा के माँ बाप और हमजा और मिशायम थे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मिशायम के हलक से बेयकीन सी आवाज निकली। हमजा की आंखों में नमी एकदम जमा होने लगी। दम घुटने लगा। सांस लेने में दुश्वारी हुई तो हाथ बेसाख्ता गले पर गया। मेरी हफ्सा इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुम तो बोलती थी न कि अभी शादी नहीं करोगी, और खासकर किसी जागीरदार से। तो ये सब क्या? हफ्सा, अगर कोई जबरदस्ती हुई है तुम्हारे साथ तो मुझे अभी बताओ। हमारे कानून में है, अगर निकाह जबरदस्ती हो तो तलाक हो सकती है। अभी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। बुराक ने जब्त से मुठियां भींची। वजदान ने भी इसकी बात सुनकर अपने जबड़े भींचे। बुराक आगे बढ़ता
इससे पहले वजदान ने इसका हाथ पकड़ा और सर नफी में हिलाया तो इसको मजबूरन रुकना पड़ा। हमजा ने ये बात सुनी तो बेसाख्ता इसके करीब हुआ। हफ्सा, अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तो हम उन सब पर केस करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन सब को जबरदस्ती निकाह के केस में अंदर कराएंगे। तुमसे जबरदस्ती निकाह हुआ है ना? इसने एक आस से पूछा। मिशायम संजीदगी से इसकी ही जानिब देख रही थी। नहीं हमजा, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। मैं चाहती थी ये निकाह हो, मेरी रजामंदी इसमें शामिल थी। बस एक ही गम था कि मेरे इतने खूबसूरत दिन पर आप दोनों नहीं थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। आप दोनों भी यहाँ आ गए। मैं खुश हूँ। हफ्सा ने खुद को कई हद तक कंपोज कर लिया था। मिशायम ने लचक लहजे में कहा, हमजा, पीछे हो। इसने कहा तो हमजा ने निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा। ये क्या बोल रही हो मिशी? इसको अक्ल नहीं है लेकिन हम में तो है। मैंने कहा दूर हो। इसका निकाह हो गया, किसी और की हो गई है। वो किसी और की बीवी है। वो खुश है। माँ बाप मौजूद थे इसके। सबकी मौजूदगी में निकाह हुआ है। अपना अच्छा बुरा वो जानती है। हफ्सा ने ये बात सुनी तो जब्त से अपने लब काटने लगी। चेहरा मजीद सुर्ख होने लगा और आंखों से आंसू किसी सैलाब की मानंद निकलने लगे। तुमसे निकाह हुआ है? इसने स्पॉट लहजे में पूछा तो बुराक से पूछा। बुराक ने सर इस बात में हिलाया। बराबर में ही वजदान खड़ा हुआ था। इसने भी निगाहें मिशायम पर मरकूज की। मिशायम इसकी आंखों में आंखें डालकर बेलचक लहजे में बोली, एक बात याद रखना बुराक शाह, इस लड़की में हमारी जान है। बहुत अजीज है हमें। ये लड़की कोई मामूली नहीं है। मिशायम बेग की बहन है और पूरा शहर जानता है मिशायम बेग कौन है। अगर इतना सा भी तुम्हारी वजह से वो परेशान हुई या फिर किसी भी बात पर वो रोई, ऐसा केस बनाकर अंदर कराऊंगी। सारी जायदाद भी लगा दोगे तब भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना, हफ्सा किसकी बहन है और मेरा नाम मिशायम बेग है। उम्मीद करूंगी ये नाम तुम कभी भूलोगे नहीं और मेरी बहन को कभी रुलाओगे नहीं। माइंड दैट। चलो हमजा यहाँ से। वो बोलकर रुकी नहीं थी, घर से ही निकलती चली गई थी। वजदान ने एक आखिरी नजर इसकी पुश्त को देखा था। हमजा की निगाहें हफ्सा पर थीं। दिल फटने जैसा हो रहा था। वो तो इससे मोहब्बत भी नहीं करता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसके निकाह का सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो इसके पास हुआ। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। मुबारक हो निकाह मिस पटाखा। ख्याल रखना अपना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो बोलकर बिना दूसरी निगाह इस पर डाले घर से चला गया था। हफ्सा ने जख्मी निगाहों से सामने खड़े बुराक पर डाली और फिर अपने माँ बाप पर, और उठकर खामोशी से कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो लोग हवेली की जानिब निकल गए थे। रुखसती के वक्त में हफ्सा न अपने बाप से मिली थी न अपनी माँ से। वो खामोशी से बाहर जाकर बुराक की गाड़ी में बैठ गई थी। वजदान और बुराक ने इसके इस अमल को बहुत हैरत से देखा था। बुराक तो अभी तक मिशायम की धमकी से नहीं निकला था। इसके बाद इसका ये स्पॉट अंदाज। इसने बेसाख्ता सर उठाकर आसमान की जानिब देखा और खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वजदान ने इसको आसमान की जानिब देखते देख जेर लब मुस्कुराया और खुद भी पैसेंजर सीट पर बैठा। इसके बैठते ही गाड़ी हवेली की जानिब निकली। थोड़ी मसाफ्त के बाद गाड़ी एक खूबसूरत सी हवेली के सामने रुकी थी। गार्ड्स भागते हुए आए और गाड़ियों के दरवाजे खोले। हफ्सा ने नफरत भरी निगाहों से हवेली को देखा और अपना दुपट्टा संभाल कर गाड़ी से उतरी। बुराक ने एक संजीदा सी नजर अपने बराबर में खड़े वजदान पर डाली और हवेली के अंदर बढ़े। सब लाउंज में ही थे। बदकिस्मती से सगीर शाह भी वहां मौजूद थे। बुराक ने एक नजर वजदान को देखा जो स्पॉट चेहरे से सबकी जानिब देख रहा था। लो सरदार लाला भी आ गए। मुस्तफा की चहकती हुई आवाज से सब ने उन तीनों की जानिब देखा। हफ्सा बेजार सी उन सब को देख रही थी। पता है वजदान, ऊप्स, आई मीन सरदार, अभी आपकी ही शादी की बात चल रही थी। वो चहक कर इसके बगल में आकर खड़ा हुआ और कंधे से कंधा टच करते हुए बोला। फिर एक नजर साथ खड़ी हफ्सा पर गई तो आंखें मसल कर दोबारा देखा।
ओए मिस पटाखा, आप यहाँ कैसे? मुस्तफा की आवाज पर हफ्सा ने इसकी जानिब देखा और अपने दांत दिखाए। मुस्तफा ने आईब्रो उठाई। बुराक ने मुस्तफा की जानिब कदरे हैरत से देखा। सगीर शाह के माथे पर बल पड़े। वो खड़े हुए। उनके खड़े होते ही सब अपनी अपनी जगहों से खड़े हुए। सगीर शाह अपनी भारी आवाज में बोले, बुराक शाह, कौन है ये लड़की? और तुम्हारे साथ क्यों खड़ी है? तुम नहीं जानते यहाँ तक आने की इजाजत सिर्फ हवेली वालों को है। तुम किसको उठा कर ले आए हो? उन्होंने वजदान से सवाल के बजाय बुराक से पूछा था। वो अभी कुछ बोलता, इससे पहले हफ्सा बोली, बांदी हूँ उनकी। इसने स्पॉट लहजे में बेलचक सा कहा। वजदान और बुराक दोनों ने इसकी जानिब देखा। मुस्तफा ने आंखें बड़ी करके हफ्सा की जानिब देखा। क्या बोल रही हो लड़की? होश में तो हो? सगीर शाह इसकी बात सुनकर सीख पा हुए। इसकी बात सुन तकरीबन सबके ही माथे पर बल पड़े थे। जी जी अंकल, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपको पता है उन्होंने मुझसे शादी की है। मेरे बाबा का कर्ज माफ किया है तो यानी मैं तो उनकी बीवी नहीं। बांधी हुई? क्या बोल रही हो लड़की? किससे निकाह हुआ है? किसने तुम्हारे बाप का कर्जा माफ किया है? वो झंझलाकर बोले, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि निकाह किससे हुआ है, किसकी बेटी है ये। वो एक बार फिर किसी तरफ से जवाब न मिलने पर पूरी कुव्वत से धाड़े, मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ। वो फिर लापरवाही से बोली। वजदान ने इस छोटी पटाखे को देखा जो अपने घर में भीगी बिल्ली बनी हुई थी और यहाँ उन दोनों भाइयों की जान निकलने के दर पर थी। बुराक ने परेशान सी नजर वजदान को देखा। अंकल, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके माथे पर बल भी आ गए हैं। क्या आप मुझे यहाँ से धक्के मार कर निकलने का इरादा रखते हैं? लेकिन प्लीज ऐसा मत करिएगा। मेरा कोई नहीं है इस घर के अलावा। इसने भरपूर रोने की अदाकारी करते हुए कहा। बुराक इसकी कैंची जैसी चलती जबान से गश खाने के दर पर था। वजदान की भी हैरत खत्म नहीं हो रही थी। अलबत्ता मुस्तफा थोड़ा हैरान था कि ये यहाँ पर किसकी बीवी बनकर आई है। सगीर शाह ने उन तीनों की जानिब देखते हुए बोले, मैं क्या पूछ रहा हूँ? इसका जवाब पहले मुझे दो। फिर दूसरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ? किससे निकाह हुआ है तुम्हारा? बुराक से या वजदान से? लो जी, अभी तक आपको ये पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में सर पर हाथ मार कर बोली, अरे अंकल, मैं बुराक साईं की बीवी हूँ। ओप्स सॉरी, बांदी हूँ। बुराक या वजदान कुछ बोलते, इससे पहले हफ्सा फिर बोली। सगीर शाह ने एक नजर वजदान को देखा तो इसने आंखों से उनसे जैसे कुछ कहा था। वो एकदम खामोश हो गए थे और एकदम पीछे होते हुए अपने कमरे की जानिब चले गए। सहर, वजदान ने स्पॉट से लहजे में सहर को पुकारा जो हैरानी की तरह इस बोलने वाली लड़की को देख रही थी। सहर, कुछ बोल रहा हूँ मैं। इसने जब इसको इतना मगन देखा तो एक बार फिर बुलंद आवाज में बोला तो वो घबरा कर इसकी जानिब मुतवज्जह हुई। जी लाला, हफ्सा को कमरे में ले जाओ। बुराक के, जी लाला। और बुराक, मेरे साथ आओ। दादा के कमरे में। वो बोलकर रुका नहीं था। इसके निकलते ही पीछे बुराक, मुकर्रम शाह, शर्जील शाह सब इसके पीछे गए थे। मुस्तफा जाते जाते रुका और हफ्सा को देखा। गुड वन मिस पटाखा, वो शौकी से बोला। इट्स माई प्लेजर सर, वो सर खम करते हुए बोली। अभी सहर इसके करीब आती, नगीना बेगम ने हफ्सा की कोहनी जकड़ी। कौन हो तुम जो खुद को मेरे बेटे की बीवी बता रही हो? अरे आंटी जी, मैंने कब कहा कि मैं उनकी बीवी हूँ? मैं तो उनकी बांदी हूँ। और आपको पता है, वो आगे कुछ कहती, उनके भारी हाथ के थप्पड़ ने इसके होसान खता कर दिए थे। इसका नाजुक गाल सुर्ख हो गया था। इसने शॉक की कैफियत में अपने गाल पर हाथ रखा। कोई भी हो तुम, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर फेंकूंगी। उन्होंने नफरत से कहा। नगीना बेगम एक ऐसी खातून थी जो बेइंतहा बेरहम, जिनमें अपनी सगी बेटी के लिए भी मोहब्बत नहीं थी। वो क्या किसी की बेटी को अपनाती? वो तो यही सुनकर पागल हो रही थी कि उनके बेटे ने उनके बगैर शादी कर ली और इसके कपड़ों से ही वो कोई नीचे तबके की लग रही थी। वो सहर से भी बेइंतहा नफरत करती थी।
क्योंकि वो चाहती थी कि उनके तीनों बेटे ही होते। लेकिन अल्लाह ने उनको एक चांद जैसी बेटी से भी नवाजा था। लेकिन उन्होंने इसको कभी अपनाया नहीं था। हमेशा इस मासूम के एहसासात को रौंदा था। वो अपने शौहर के बेहद बरक्स थी। वो बस पूरी हवेली पर अपनी हुकूमत चाहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी देवरानी को भी नीचा दिखाती थी। उनका रवैया सारे मुलाजिमों और अपनी बेटी और देवरानी के साथ एक जैसा था। अलबत्ता अपनी नंद के साथ वो बेइंतहा से ज्यादा अच्छी थी। सहर ने सहमी हुई आंखों से अपनी माँ को देखा जो गुस्से से पागल हो रही थी। हफ्सा का हाथ अभी भी अपने गाल पर था। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। उन्होंने एक नफरत भरी निगाह इसके वजूद पर डाली और पैर पटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। सहर हफ्सा के करीब आई। भाभी, इसने इतने प्यार से कहा। हफ्सा ने आंसू भरी आंखों से इसकी जानिब देखा। आए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूं। चलो। इसने खुद कंपोज किया और इसके हमकदम हुई। पीछे हॉल में बचे लोग भी अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े। सगीर शाह के कमरे में इस वक्त वजदान, बुराक, मुस्तफ़ा, मुकर्रम शाह और शर्जील शाह सब मौजूद थे, सिवाय आर्यान और मुस्तजाब के। सगीर शाह वजदान के सामने वाले सोफे पर बैठे इससे सवाल गो थे। बुराक वजदान के साथ खड़ा हुआ था और इसके बराबर में ही मुस्तफ़ा भी कमीना सी मुस्कुराहट लिए खड़ा वजदान और बुराक की शामत के मजे ले रहा था। वजदान शाह, मैं पूछता हूँ, तुम गए इसके साथ इसका निकाह कराने और हम में से किसी को बताने तक की भी जरूरत महसूस नहीं की। हम इतने बेमोल हैं क्या? उन्होंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। वजदान का चेहरा स्पॉट था। बुराक के चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी थी। वजदान बिल्कुल खामोशी से सगीर शाह को देख रहा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसको जवाब न देते देख सगीर शाह ने दोबारा भड़कते हुए पूछा, हम कुछ पूछ रहे हैं सरदार साहब, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? इसने सर्द सांस खारिज की और सीधा होकर बैठा और संजीदा लहजे में बोला, दादा, बुराक पसंद करता है इस लड़की को और निकाह जल्द करना था, इसलिए आप सबको नहीं बताया। अगर मैं आपको बताता तो आप ये कभी नहीं करने देते और वक्त भी कम था। तुमको पता है वो किस जात की है, किस खानदान की है? वो एक बार फिर झंझला कर बोले, दादा, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? वो कौन है, किस जात नस्ल की है? हमारा बुराक पसंद करता है इसे दादा, और क्या चाहिए? लड़की मुसलमान है, बस इतना मैं जानता हूँ। और वैसे भी लड़की ने ब्याह कर यहाँ आना है, लड़के ने थोड़ी जाना है। और दादा, आप तो इतने समझदार हैं, फिर ऐसी बात कर रहे हैं? वो बोलकर मुकर्रम शाह से मुखातब हुआ, बाबा, आप बताएं, क्या है इसमें गलत? अगर बुराक ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, निकाह किया, नेक काम किया, इसमें गलत क्या है? मुकर्रम शाह ने इसकी बात सुनी और सगीर शाह से मुखातब हुए, अब्बा, वजदान ठीक बोल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, शादी तो हो गई है। उन्होंने रसानियत से कहा। मुकर्रम शाह एक ऐसे शख्स थे जो एक नहायत रहम दिल इंसान, जो बहुत नर्म दिल के मालिक, उनका बस चले तो वो किसी एक चींटी को भी न मारे, बहुत ज्यादा रहम दिल। उनको हर इंसान, चाहे वो गलत हो या फिर सही, उनके लिए बराबर होता था। लेकिन भाई, अब्बा की बात भी तो ठीक है, क्या हम कोई मानी ही नहीं रखते जो हमसे छुपकर निकाह किया गया? शर्जील शाह ने खफगी से मुकर्रम शाह की बात की नफी करते हुए कहा। शर्जील शाह अपने भाई ही की तरह नहायत रहम दिल इंसान। सगीर शाह के बेटे बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गए थे, वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन शर्जील शाह हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहते थे। मुकर्रम शाह की तरह सबको एक तराजू में नहीं तोलते थे, लेकिन वो भी एक रहम दिल इंसान थे जिनके सीने में भी दिल था। ठीक बोल रहे हैं चाचू आप, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। आप लोग, हम लोगों ने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है। ये तरीका भी ठीक है दादा, समझने की कोशिश करें। हम 4 बंदे गए, निकाह किया और लड़की ले आए। अगर अब आपको पूरे गांव को बताना है तो वलीमे की एक तकरीब रख लें और सबको इन्फॉर्म कर दें। और दादा, आप ये बताएं, ये कोई गलत काम करता, इस लड़की के घर में शोर डालता, परेशान करता,
हम लोगों के साथ बदतमीजी करता। क्या ये सब सही रहता? इसने इस्लामी तरीका अपनाया, लड़की के माँ बाप से बात की, वो राजी हुए और निकाह करके लड़की घर ले आया। इसमें क्या गलती है? और सबसे मेन बात दादा, बुराक की कोई बचपन की मंगनी थोड़ी है, इसके साथ गलत हो गया। मैं जानता हूँ वजदान, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन बेटा, कुछ तरीके होते हैं शादी के। ये सब देखना ही पड़ता है कि लड़की की क्या जात है, वो किस खानदान की है। अगर ये नालायक हमें बताता तो हम बाकायदा रिश्ता लेकर जाते। उन्होंने वजदान के बराबर में खड़े बुराक को घूरते हुए कहा, दादा, लड़की मुसलमान, और क्या चाहिए आपको? वो एक बार फिर समझाने वाले अंदाज में बोला तो सगीर शाह ने अपने होंठ भींचे। इसकी बातें सुनकर सगीर शाह कई हद तक रौम हो गए थे। उन्होंने बुराक को देखा जो तशक्कुर निगाहों से अपने भाई की जानिब देख रहा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों की जानिब देखा और उनको आंखों से अपनी रजामंदी दे दी। फिर एक नजर बुराक को देखा, तो बुराक साईं, क्या सुन रहा हूँ मैं? बुराक ने हड़बड़ा कर उनकी जानिब देखा। जी दादा, पसंद करते हो इसको? मोहब्बत हो गई। हमने तो सुना था, बल्कि देखा था कि तुम तो गरीबों को मुंह तक लगाना नहीं पसंद करते थे। एक गरीब की ही बेटी से शादी कर ली। वजदान के होंठ भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराहट में ढले। वो दादा, बस, वो खिसियाना सा हंसा। मुबारक हो तुमको निकाह। वो खड़े हुए और इसको गले लगाया। खैर मुबारक दादा। वो भी उनसे गर्मजोशी से मिला। सब बारी बारी इसके गले लगे और सब एक के बाद एक कमरे से निकलते चले गए। पीछे मुस्तफा आंखें छोटी करके दोनों भाइयों को घूर रहा था। क्या हुआ? वजदान अनजान बनते हुए बोला। नहीं, तुम दोनों मुझे ये बताओ, क्या मैं सौतेला हूँ क्या? मुझे कचरे से उठाया है। मेरा तो कोई है ही नहीं। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। वजदान ने बेजारियत से इस नौटंकी को देखा। बुराक इसके करीब हुआ। लाला, बात तो सुने यार। नहीं, मैं नहीं सुनता। वो खफकी से बोलकर दीवार की जानिब मुंह करके खड़ा हो गया था। लाला प्लीज, एक दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। तुम सब तो मुझे वैसे भी घर का मुलाजिम समझते हो। मेरा तो कोई है ही नहीं। एक दफा तो सुन ले। वो मिन्नत करते हुए बोला। नहीं सुनना मुझे किसी की बात। वो हतमी बोला। वजदान खड़ा हुआ। चल बुराक, तू अपने कमरे में जा। कोई जरूरत नहीं है वक्त जाया करने की इस फालतू इंसान के सामने। मुस्तफा मुंह फुलाकर पलटा। ये तो कुछ लगता ही नहीं है मेरा। मेरे भाई तो बता, क्या हुआ जो तूने मिस पटाखे से शादी की? वजदान ने आईब्रो उठाए। मिस पटाखा, क्या मतलब लाला? बुराक थोड़ा हैरान होकर बोला। अबे ये मिशायम बेग यानी मेरी दोस्त की बहन है। मतलब ये हमजा, मिशायम तीनों एक ही घर में रहते थे। और हमजा और हफ्सा मिशायम के लिए काम करते हैं। वो वकील है। नहीं, एक सेकंड, बात सुन जरा। वजदान ने माथे पर बल डाले इसको मुखातब किया। हाँ तो, बेग खानदान वालों से मिलता है। मुस्तफा ने अपनी बेखबरी पर जबान दांतों तले दबाए और दांतों की नुमाइश की। अरे अरे, वो तो बस, वो बात घुमाने की कोशिश करने लगा। मुस्तफा, अगर तुम मिलते हो उन लोगों से तो राब्ता खत्म कर दो। दादा को अगर मालूम हुआ तो वो तुमसे नाराज होंगे। यार वजी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा बे, ठीक है। वैसे बुराक, तूने गलत लड़की से शादी की है। तेरे को बेटा इल्म नहीं है। क्या चीज है वो? बेटा तुझे तो लोहे के चने चबवाएगी। इसकी बात सुनकर वजदान ने एक जिंदगी से भरपूर कहाका लगाया, जिसमें मुस्तफा ने भी इसका साथ दिया। लाला, इसका तो नहीं पता, लेकिन मैं इसकी जो बहन थी, मिशायम, आई थिंक यही नाम था। हाँ, यही नाम है। मुस्तफा ने इसकी तस्हीह की। यार क्या बंदी है, इतनी खतरनाक धमकी देकर गई थी मेरे मुंह पर। इसने वो धमकी याद करके झुरझुरी ली। तुम दोनों नहीं जानते क्या चीज है वो। बहुत जबरदस्त लड़की है। आज तक रिकॉर्ड है इसका। एक केस नहीं हारी। अपने करियर की बेस्ट लॉयर है। कमाल है यार वो। मुस्तफा ने मिशायम को याद करते हुए बोला। तो पसंद करता है इसको? वजदान बेसाख्ता बोला। नहीं भी और हाँ भी।
इस बात का क्या मतलब हुआ? वजदान उलझा। छोड़, इतना इंटरेस्ट मत ले। चलो बे, तुम्हारा टाइम हो जाता है मार खाने का। तुम जाओ अपनी बीवी से ठोके खाओ। इसकी बात पर बुराक वजदान ने भी जिंदगी से भरपूर कहा लगाया और कमरे से बाहर की जानिब निकले। मिशायम और हमजा गांव वाले घर पर ही गए थे। शहर जाने की दोनों की हिम्मत ही नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी हवेली की जानिब मोड़ ली थी। दोनों गुमसुम से लाउंज के सोफे पर बैठे जमीन पर कोई गैर मरई नुक्ते को तक रहे थे। उन दोनों ने रास्ते में भी कोई बात नहीं की थी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। हमजा जो हर वक्त इससे लड़ता रहता था, इसको परेशान करता रहता था, आज इसको किसी और का होते देख बहुत तकलीफ हो रही थी। दिल शिद्दत से बंद होता महसूस हो रहा था और दिमाग सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि इसने देर कर दी। आंसू आंखों में जमा होते, जिसको वो बेदर्दी से साफ कर देता। इसने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया और बेआवाज कहा, नहीं, मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी इससे, बस दिल के बहुत करीब थी, इसलिए इतनी तकलीफ हुई। इसने खुद की नफी की और नजर घुमाकर मिशायम को देखा जो सर झुकाकर बैठी हुई थी। हमजा ने मिशायम के कंधे पर हाथ रखा। इसने सर उठाया तो इसकी आंखों में नमी थी। जिस्म ढीला था, वो इसको ठीक नहीं लगी। कोई बात नहीं मिशी, हमजा ने खुद पर जब्त करते हुए मिशायम को तसल्ली दी। एक बात पूछूं? वो सीधी हुई और सांस अंदर खींची। हाँ पूछ, वो अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए बोला। इसने सर्द सांस खारिज की और नम लहजे में बोली, पसंद करता था तो इसको। हमजा 5 सेकंड खामोश रहा और बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। मुझसे झूठ बोलेगा? इसने इसके कंधे को देखते हुए पूछा। मिशी, मैं खुद से भी झूठ बोलना चाहता हूँ। मेरी नहीं है वो, अब किसी और की है, किसी और के निकाह में है। मेरी नहीं है वो, नहीं मेरी हो सकती है। वो बहुत अलग है और मैं बहुत अलग। हम दोनों बहुत दूर हैं, बहुत दूर। इसने बोलकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। लेकिन पता है हमजा, अपनी हफ्सा जो बोल रही थी, जो दिखा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं था। क्या मतलब? हमजा ने अचंभे से पूछा। जितना मैं देख सकती थी, जितना मुझे समझ आया, कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो ऐसा हुआ हमारे आने से पहले इसके साथ, जिस पर ये मजबूर होकर ऐसी बात कर रही थी। हफ्सा जो दिखा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। हमजा दर्द सा मुस्कुराया और सर नफी में हिलाया। नहीं मिशी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम वकील हो ना, इसलिए शक कर रही हो। वो बोलकर खामोश हुआ। खैर, दुआ करो इसके आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। आमीन, हमजा ने बेआवाज कहा और हवेली में निगाह घुमाई। सब कहाँ हैं मिशी? कोई दिख क्यों नहीं रहा? कमरों में होंगे सब, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, फिर मिलते हैं सबसे। वो उठते हुए बोली। वो पलटी, इससे पहले किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रखा। मिशायम ने हाथों पर अपने हाथ रखे और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, पहचान लिया है मैंने, हाथ हटाएं प्लीज। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली तो इकबाल साहब ने मुंह बिसूर कर इसकी आंखों से हाथ हटाया। तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, उन्होंने किसी रूठे बच्चे की तरह कहा। उफ दादाजी, हम आपकी खुशबू से पहचान लेते हैं। वो उनके गले लगते हुए प्यार से बोली। आपकी बात से हमें वो गाना याद आ गया। वो चहक कर बोले, कौन सा? तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना होगा। उनके गुनगुनाने पर दोनों ने कहा लगाया। कोई दिख क्यों नहीं रहा? मिशायम सोफे पर बैठते हुए बोली। क्यों, सब आए नहीं मेरे बच्चों से मिलने? नहीं न दादू, कोई नहीं आया हमसे मिलने। आधा घंटा हो गया हमें तो आए हुए। मिशायम उनके साथ लगकर बैठते हुए बोली। अभी आते होंगे सब, शायद कमरों में होंगे। मैं पैगाम भेजता हूँ कि शहर से मिशायम बेग आई है। वो उनकी बात सुनकर खिलखिलाई। दादू, मैं जरा चेंज कर लूं? हमजा खड़े होते हुए बोला। हाँ जाओ बरखुरदार तुम, और आराम करो क्योंकि हमें अपनी जान के साथ कुछ पर्सनल बातें करनी है। हमजा उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। चलिए जी, कर ले आप अपनी पोती से, और मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। वो बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसके जाते ही मिशायम उनकी तरफ मुड़ी। कौन सी पर्सनल बात करनी है मेरे दादाजी ने?
वो उनको लाड करते हुए बोली, आपने कहा था कि आप हमारा रिश्ता देखेंगी, लेकिन अभी तक आपने कोई लड़की नहीं देखी हमारे लिए। वो थोड़ा खफा होते हुए बोले। मिशायम ने अपनी हंसी छुपाई। नहीं दादाजी, मैं देख रही हूँ आपके लिए। एक्चुअली आपकी जो डिमांड है उसके हिसाब से जरा लड़की मिल नहीं रही, वरना तो कोई भी मिल जाती। कोई भी। आपको पता है इतनी लड़कियां फ्लैट हो गई आपकी पिक्चर देखकर, लेकिन वही कोई आपकी डिमांड पर उतरी ही नहीं। अच्छा ऐसी बात है, कौन फ्लैट हुई है? वो इसकी बात सुनकर इश्तियाक से बोले। मिशायम के लिए हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दादाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी फ्रेश हो जाऊं, फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, कैसा आइडिया? वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कर लो, कोई मेरा तो सोचता ही नहीं। हमारी जो ज़ौजा थी हमें छोड़कर चली गई, और अब हम चाहते हैं कि कोई ज़ौजा मिल जाए, वो भी नहीं ढूंढ कर दे रहे हो आप लोग। मैं भी चला जाऊंगा न तुम्हारी दादी जी के पास, फिर मालूम होगा। वो खफकी भरे लहजे में बोले। प्लीज दादू, ऐसी बात नहीं यार, वो उनके सीने से लगते हुए बोली। मिल जाएगी कोई न कोई, मैं ढूंढ रही हूँ न प्लीज। वो उनके साथ लगकर प्यार से बोली तो उन्होंने इसके सर पर अपने लब रखे। जाओ मेरी जान, मजाक कर रहा था, परेशान नहीं होते तुम, आराम करो, मैं मजे का खाने का बोलता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। वो बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। आज इकबाल साहब को वो बहुत परेशान लगी थी, और हमजा बहुत उदास। उन्होंने बहुत गहरी निगाहों से उन दोनों की पुश्त को तका था। मी जानी, ये कपड़े इस्त्री हो गए हैं, अलमारी में रख दो। सहर कमरे में आते हुए बेध्यानी से बोलती हुई अलमारी की जानिब बढ़ी। हाँ बच्चे, रख दो, नाहिद बेगम मुस्कुरा कर बोली। सहर ने जैसे ही अलमारी खोली तो देखकर शौक से आंख खोली और सदमे भरी आवाज हलक से बरामद हुई। मी जानी, आपकी और चाचू की अलमारी तो मैंने कल ही ठीक की थी, फिर से किसने खराब की? वो माथे पर बल डाले मुड़ी। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या? कौन सी अलमारी? मी जानी, न करे यार, इतनी मेहनत की थी मैंने। वो बिल्कुल रोने जैसे हो गई थी। बच्चे, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, तुम्हारे मुस्तफा लाला के काम है। बोल रही थी मैं, इसको व्हाइट शर्ट मेरी अलमारी में नहीं है। फिर भी इधर आकर घुस गए लॉर्ड साहब, और उलट पलट कर दिया सब कुछ। मी जानी, तो आपने क्यों नहीं रोका उनको यार? इतनी दफा बोला है आपसे, आप जानती हैं न कितनी मेहनत लगती है। मैं नहीं करूंगी अब ठीक। वो नाराज सी होकर बेड पर बैठी। मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं कर लूंगी, उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं नमी जानी, आपकी तबीयत ऐसी थोड़ी है जो आप इतना काम करें। इसने उनका हाथ थामे हुए फिक्रमंदी से कहा तो वो इसकी फिक्र पर मुस्कुराई। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो चंदा, मैं कर लूंगी। तुमने बुराक की बीवी को कमरे में छोड़ दिया है? जी, उसी वक्त छोड़ दिया था। अब तो शायद वो फ्रेश वगैरह भी हो गई होगी। मैं अपना एक ड्रेस भी दे आई उनको। बहुत अच्छा किया। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है वो बच्ची, किससे शादी कर ली बुराक ने? और तुम्हारे सरदार लाला ने भी मना कर दिया कि हम उनसे मिल नहीं सकते। अभी लाला दादा से बात कर लें, फिर हम मिलेंगे। वैसे मी जानी, वो कितनी प्यारी है ना, क्यूट सी बोलने वाली गुड़िया। और अम्मा ने उनको थप्पड़ मार दिया। बेचारी के गाल पर निशान भी आ गया था। इसने हफ्सा को याद करते हुए दुखी लहजे में कहा। अच्छा, तुम परेशान न हो और इसके बारे में न सोचो। सही है, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा। जी मी जानी, वो अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाने लगी। अच्छा, इस मुस्तफा का क्या करना है? मेरी बच्ची की सारी मेहनत पर इस लड़के ने पानी फेर दिया। वो इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाते हुए बोली। वो जानती थी सहर कितनी हसास थी। वो एक बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती थी, इसलिए फौरन इसका ध्यान भटकाया। हाँ ना, उनकी तो ऐसी की तैसी। वो नाक के नथने फुला कर बोली। ये मिल जाए जरा मुझे, बताती हूँ मैं उनको, किससे पंगा लिया है उन्होंने। कौन मिल जाए? मुस्तफा चहकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप करते ही ऐसे हैं।
मैंने क्या किया? वो अनजान बनते हुए बोला। लाला, बिल्कुल अनजान बनने की जरूरत नहीं है। आपने ही मीजानी की अलमारी खराब की है। मैं बात नहीं करूंगी आपसे। ओह अच्छा, वो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सड़ा हुआ करेला है न अपना मुस्तजाब। वो इसके करीब होते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो खिलखिलाई। ए लड़की, तेरे मियाँ को करेला बोल रहा हूँ और तू हंस रही है। बदबख्त जहन्नम में जाएगी। वो इसकी बात सुनकर कहा लगाए बिना न रह सकी। लाला, आप भी न। आपको पता है वो जो है न, आपके लाला। अरे सीधा सीधा बोलो। सड़ा हुआ करेला। मुस्तफा ने लुकमा दिया। सुन रही हूँ मैं। मेरे बच्चे को तुम दोनों क्या बोल रहे हो? वो मुस्कुराते लहजे में बोली। मी जानी, आप मेरे मामा हैं न, तो फिर आप उनकी जानिब से क्यों बोल रही हैं? वो कमर पर हाथ टिकाकर बोली। आप तो बोलती हैं सहर आपकी बेटी है। तो फिर? हाँ हाँ अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपने तो मेरे सामने भी कहा था कि सहर आपकी बेटी है। तो फिर? वो तेल में पानी छिड़कता हुआ बोला। ए मुस्तफा, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों कब से इसको सड़ा हुआ करेला बोल रहे थे, इसलिए बस मैंने बोल दिया और तुम दोनों ने मेरी बात पकड़ ली। मी जानी, बार बार तो नहीं बोला हमने। लाला ने सिर्फ 2 बार बोला था। ये करती ही ऐसी है। मैं तो उनकी कुछ लगती ही नहीं। मैं बात नहीं करूंगी मी जानी से। और मुस्तफा की जानिब देखा जो मुस्कुरा कर इसको देख रहा था। ये जो आप इतना हंस रहे हैं ना, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। सारी मेरी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। उफ, अल्लाह क्या बनेगा इस कामचोर लड़की का। वैसे मैंने देखा है अम्मा, इसको जब मुस्तजाब अपनी अलमारी खराब करता है तो ये लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसकी अलमारी ठीक करती है। और हमारे साथ कैसे नखरे कर रही है। वो एकदम सुर्ख पड़ी और खजल से होते हुए बोली। कोई नहीं लाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फालतू बात कर रहे हैं आप। मी जानी, ऐसा नहीं है। एक तो ये गलती करते हैं, ऊपर से मानते नहीं हैं। ये बचपन में भी यही करते थे। मेरी चीज खाकर उन पर इल्जाम लगाते थे और साथ साथ बात भी पलट देते थे। मुस्तफा अपनी हंसी छुपाता हुआ इसके करीब आया और इसके कंधे पर हाथ रखा। वैसे सहर उन पर किन पर वो छेड़ने से बाज न आया। लाला न करे न यार, वो झंझलाकर बोली और अलमारी की जानिब बढ़ी। आप करते ही ऐसे, मैं बात नहीं करूंगी। वो अपनी खजल छुपाने के खातिर अलमारी ठीक करने लगी। इसने मुस्कुराकर इसको देखा और इसकी पुश्त पर आया। सॉरी न यार, आइंदा नहीं करूंगा प्रॉमिस। वो कान पकड़ते हुए बोला। नाहिद बेगम भी मुस्कुराकर उन दोनों की ही जानिब देख रही थी। वो मुड़ी तो वो मासूम सा मुंह बनाकर कान पकड़कर खड़ा हुआ था। लाला, आप हमेशा यही करते हो। वो खफगी से बोली। आइंदा नहीं करूंगा, कभी भी। पक्का? जी, बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस। देख ले, वो इससे कंफर्म करते हुए बोली। बिल्कुल, पक्का, तेरी कसम। हाय मर जाऊंगी। वो हंसते हुए इसका हाथ अपने सर से हटाया तो इसने भी जिंदगी से भरपूर कहाखा लगाया। वो अभी तक निकाह के जोड़े मतलब सफेद शलवार कमीज में ही था। अलबत्ता चादर हाथ में थी। एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और धड़कते दिल के साथ नॉब पर हाथ रखा। दरवाजा टिक की आवाज से खोला। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मन जहां खामोशी का लिबादा ओढ़े गुमसुम सी सहर के गुलाबी रंग के जोड़े में घुटनों में सर रखे बेड पर बैठी हुई थी। इसने गला खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। बुराक ने अपनी चादर बेड पर रखी और चलकर इसके सामने बैठा। 5 सेकंड तक इसको देखा, फिर हिम्मत करके बोला, बात करनी है तुमसे। हफ्सा ने सुना जरूर था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जब इसको रिस्पॉन्स न देते देख फिर बोला, एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो करना तुम्हारी मर्जी। हो गई। घुटड़ी में हरकत हुई। इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। सीधे गाल पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह था। ये निशान कैसा? 1 सेकंड। हाथ उठाया है तुम पर किसी ने? तुम्हें? इसने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। मैं तुमको जवाबदेह नहीं हूँ। वो तड़ाक करके बोली। हफ्सा, बताओ, किसने थप्पड़ मारा है?
वो आगे होते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने मारा है, दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमाओ, आखिर को हूं तो तुम्हारी बांदी ही नम है, इसने नम से लहजे में कहा। बुराक ने अपने जबड़े भींचे, किसने बोल दिया तुमको कि तुम मेरी बांदी हो? बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया है मैंने तुमसे, 4 लोगों के बीच, जब से आए हो एक ही बकवास किए जा रही हो, बांदी हूँ, दिमाग जगह पर है। अच्छा, तो मेरा दिमाग खराब है मिस्टर बुराक शाह, मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। हफ्सा सीधी हुई, निकाह को मजाक बनाया है तुमने, 4 लोगों के बीच तमाशा लगाया है मेरा, मेरी जात, मेरी इज्जत दोनों की धज्जियां बिखेरी है तुमने, और बोल रहे हो बीवी हूँ तुम्हारी, दिमाग खराब है मेरा, तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन, मुझे पसंद किया है, करती क्या थी मैं, कुछ अंदाजा भी है क्या कर दिया है तुमने, मेरी आपा जो मुझे इतना प्यार करती हैं, एक नजर नहीं देखा था उन्होंने मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो रोते हुए एक ही सांस में बोल रही थी, आंसू आंखों से निकल निकल कर गालों पर बह रहे थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पता नहीं कहां से तुम मेरी जिंदगी में टपक पड़े हो। आंसू गालों को नम कर रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था, रोने के बायस आवाज भारी हो रही थी। लेकिन तुम्हें पता है बुराक शाह, बहुत गलत बंदी से पंगा लिया है, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम नहीं बनाई न तो मेरा नाम भी हफ्सा नहीं। बेदर्दी से आंसू साफ किए और तैश से बोली। बुराक खामोशी से इसके आंसुओं को देख रहा था जो गालों से होते हुए गर्दन तक जा रहे थे, और फिर वहां से निगाह हटाकर उन भीगी आंखों में देखा और गंभीर लहजे में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात का इतना ही जवाब दूंगा, और एक सवाल भी पूछूंगा, क्या तुमने कभी पहली नजर की मोहब्बत की है हफ्सा? नहीं, और मुझे ये फजूल चीज करनी भी नहीं है, इसने स्पॉट लहजे में कहा। जभी तो तुम्हारे लिए ये सब बातें करना आसान है। मैंने जब तुम्हें पहली बार खेत में देखा था, तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं जिसको सब स्टोन हार्ट बोलते हैं, इसके पास भी दिल है और वो भी धड़कता है। हफ्सा, जब मोहब्बत होती है न तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारी दुनिया ब्लाइंड हो जाती है, अगर कोई दिखाई देता है तो वो हमारा महबूब होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था यार, जब मैंने तुम्हें हमजा के साथ मॉल में देखा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था तुम्हें किसी और के साथ, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, बस इसलिए तुमसे निकाह कर लिया, तुमको सिर्फ खुद का बना लिया। महबूब की पसंद ना पसंद, इसकी खामियां, इसकी गलतियां, मोहब्बत में कुछ नहीं देखा जाता, वो इंसान सब कुछ समेत हमें कबूल होता है। मुझे भी तुम ऐसे ही कबूल हो। मुझे नहीं पता तुमको क्या पसंद है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको क्या पसंद है। तुम क्या करती थी? लहजा गंभीर हो रहा था, आंखों में खुमार बढ़ रहा था। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इतनी कि मैं लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। आई लव यू हफ्सा, आई रियली लव यू। मैं नहीं चाहता तुम खुद को बदलो, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम मेरी रहो, बस मेरी। इसने बोलकर निगाहें वापस नीचे की। प्लीज मिस्टर बुराक, अपनी इस सो कॉल्ड बातें अपनी तक ही महदूद रखें तो अच्छा है। मैं कोई चूमू नहीं हूँ जो आपकी इन बेफजूल बातों में आ जाऊं। इसकी भड़कती आवाज से वो फंसू टूटा था और बुराक चूमू वर्ड पर हैरान हुआ था। ये चूमू क्या होता है? वो हैरान होते हुए बोला, वही होता है जो तुम हो। मुझे हफ्सा को पटाने की कोशिश कर रहे हो। प्यारी लड़की देखते नहीं हैं, लाइन मारने आ जाते हैं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों में आ जाऊंगी? न, लेकिन कान खोल कर सुन लो मेरी बात। हफ्सा हूँ मैं, कोई बावली लड़की नहीं, समझना मुझे। मुझे नहीं पता अब्बा से तुमने क्या मुआहिदा किया है, लेकिन मैं बता रही हूँ, निकाह तो मैंने कर लिया, लेकिन बीवी नहीं बनूंगी मैं तुम्हारी। समझ आई? वो बोलकर जल्दी से वॉशरूम में घुसी थी। पीछे इसने हैरान होकर इस आतिश फशां को देखा था। इसने बाथरूम में आकर अपने दिल के मकाम पर बेसाख्ता हाथ रखा था, जो बेलगाम घोड़े की तरह धड़क रहा था। पूरी हवेली में बहुत मजेदार खुशबू का रक्स था। किचन से मजे की खुशबू आ रही थी। खाना बहुत लजीज बन रहा था। घर की खवातीन किचन में लगी हुई थी।
मिशायम नीचे ब्लैक पैंट ऊपर ब्लैक ही शर्ट पहने, बालों को पोनी टेल में कैद किया हुए नीचे आई तो सामने ही आशर बैठा टीवी देख रहा था। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब गई और बुलंद आवाज में सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम आदा, कैसा हाल है बे? टीवी में इतना महोह हो गए कि बहन आई है, इसको देखने तक की भी फुर्सत नहीं है। वो इसके करीब आते ही प्यार से बोली। इसकी आवाज पर आशर ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा और रिमोट से टीवी ऑफ करके खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम बे, शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं। वो खड़ी होते ही इसको सीने से लगाया। ओ बैठो, और ये बताओ हमारे गरीब खाने का रुख कैसे कर लिया? हाँ बस, सोचा छोटे लोगों से भी मिल लेना चाहिए, सवाब मिलता है। वो भी इसी अंदाज में उतर कर बोली। अल्लाह, कितनी जबान आ गई है इस लड़की की। आशर कुछ बोलता, पीछे से नसरीन बेगम, मिशायम की अम्मी, ने इसको डपकते हुए कहा। अरे तो मम्मा, मैंने ऐसा भी क्या बोला? यही बोला ना कि छोटे छोटे लोगों से भी मिल लेना चाहिए। बोलकर कहा लगाया, जिसमें आशर ने भी इसका साथ दिया। हाँ हाँ, तुम भी हंसो और मजीद हौसला बढ़ाओ इसका। वो आशर को भी डिपते हुए बोली। छोड़ी मम्मा, इतना दिन बाद आई है, ऐसा न डांटे। अच्छा, ये सब छोड़, अब ये बता कब तक हो तुम लोग यहाँ? वो चहक कर बोला। जब तक आप बोले मेरे आदा, जैसा बोलेंगे उनकी मिशी वैसा ही करेगी। वो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखते हुए बोली। फिर तो कभी न जाओ, मैं चाहता हूँ मेरी जान मेरे पास रहे। ओए हुए, यही बातें ना सीधा दिल पर लगती हैं। वो निसार होते हुए बोली। तुम्हारे आदा का बस चले न मिशी, तुमको यहाँ से निकलने भी न दे। नसरीन बेगम मुस्कुराते लहजे में बोली। आशर था तो उनकी जेठानी की औलाद, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा अजीज था। मिशायम भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। बिल्कुल, मेरा भी बस चले तो मैं अपने आदा के पास ही रहूं, कहीं न जाऊं। आशर बेग एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया के लिए एक कठोर इंसान, वही मिशायम बेग के लिए जान देने के लिए तैयार। इस दुनिया में अगर मिशायम को कोई बेइंतहा प्यार करता था तो वो थे आशर बेग। वैसे मिशी जान, मुबारक हो बे। किस चीज के लिए? अनम केस जीत लिया, इस चीज के लिए बताया मुझे हमजा ने कॉल करके। कितनी समझदारी, तुमने सबको हैंडल किया। नहीं यार, इस केस को मैंने अकेले नहीं हैंडल किया, इसमें हमजा ने बहुत साथ दिया और हफ्सा ने भी। ये दोनों साथ नहीं होते तो मैं मेन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, वैसे है कैसी है वो मिस पटाखा? आशर ने हफ्सा को याद करते हुए पूछा। कुछ ज्यादा ही नहीं, लड़कियों की बातें करने लगे हैं आप। अभी भाभी को आवाज लगाती हूँ। कैसे लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं? अभी आकर आपके पर काटेगी, बड़ा मजा आएगा। अबे ओ, मैंने कब बातें की लड़कियों की? एक दफा पूछा है, और बे, छोटी बहन है वो मेरी, सगी तो नहीं है ना? वो हंसते हुए बोली। तुम में भी हमजा वाली रूह आ रही है। कहाँ वो नौटंकी, अभी तक साहब का चेहरा मुबारक नहीं देखा। आता होगा नीचे, बोल कर आई हूँ मैं इसको। अच्छा और बताओ, अगला केस कौन सा ले रही है मैडम? पता नहीं आदा, अभी तो नेक्स्ट कौन सा होता है? वैसे आप बताएं, इस जमीन का क्या बना जो शाहों ने कब्जा कर लिया था? आशर के माथे पर बेसाख्ता बलाए। नाम मत लो उन लोगों का। अगर वहाँ वजदान शाह सरदार नहीं होता न तो मैं बताता उन लोगों को क्या चीज हूँ मैं। अच्छा रिलैक्स, जमीन हमारी ही होगी कानूनी तौर पर। वो हमारी है क्योंकि हमारे पास इसके पेपर कंप्लीट हैं। मैं देखती हूँ इसको, ये कब्जा गलत है। पुलिस आएगी और जगह खाली करवा देगी। नहीं, तुम दूर रहो उन सब चीज से। वो फौरन बोला। क्यों आदा, मैं आराम से सब देख सकती हूँ। किसी की भी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा गलत है, और ये कानूनी गुनाह है। नहीं, फिर भी मिशी, तुम उन सब में न पड़ो, तुम्हारे लिए ये सब सेफ नहीं है। वो हतमी बोले। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आदा, कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, आपकी मिशी हाजिर। बस एक कॉल और मैं यहाँ, फिर देख लेंगे कौन सरदार है तो कौन शाह है। तुम ज्यादा एग्रेसिव ना हो। चलो खाना लग गया होगा, खाना खाते हैं।
वो बोलकर इसके साथ ही उठा और दोनों डाइनिंग की तरफ बढ़े।